दाई के सामने जोकर नंबर 3 खड़ा था। उसने एक कृपी मुस्कान दी। आपका फोन प्लीज। ये सुनकर दाई हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पकड़ा गया। उसने अनजान बनने की कोशिश की। मैं अपना मोबाइल तुम्हें क्यों दूं? जोकर 3 ने मुस्कुराया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे आपका मोबाइल क्यों मांग रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी अनजान बनने की कोशिश करेंगे, तो हमें आपका मोबाइल डैमेज करना होगा और फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल खुद हमें दे दें। हम केवल वीडियो डिलीट करना चाहते हैं। दाई विरोध करना चाहता था, पर जब से वो होटल में आया था, तब से उसे पता चल गया था कि ये कोई आम माफिया नहीं था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल दे दिया। थैंक यू। आपको अपना मोबाइल मीटिंग्स के बाद मिलेगा। पहला पड़ाव खत्म होते ही जोकर ने निधि, जोरो, विनीत और आकाश को आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सभी आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, कमरे का अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी जोरो की नजर कुछ लोगों पर गई, जो जोकर की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। वो एक कपड़े से भरी हुई रैक लेकर उनकी तरफ आ रहे थे। जोकर नंबर 1 ने मुड़कर उन चारों की तरफ देखा। आप सभी को अपने कपड़े बदलने होंगे। हमारे गॉड फादर को रंगों से परहेज है। सभी उम्मीदवार एक दूसरे को देखने लगे। वो जो घर से पूरे तैयार होकर आए थे, अब उन्हें अपने कपड़े बदलने थे। जोरो ने कपड़ों को देखा, जो एकदम सफेद और आम थे। पास ही ड्रेसिंग रूम्स बने हुए थे। सभी ने अपने कपड़े बदले और आम कपड़ों में आ गए। अब आप गॉड फादर से मिल सकते हैं। जाइए, वो आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। जोरो ने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली, तो उसे अंधेरे में सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि हर एक कोने में एक बॉडीगार्ड गन लिए खड़ा था। उसने सामने देखा तो कुछ कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि उसे वहां बैठना है। उसने निधि का हाथ पकड़ा और पहले कुर्सी पर बिठाया, फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आकाश और आसिफ भी अपनी जगह बैठ गए। तभी एक स्पॉटलाइट एक बड़े सिंहासन पर पड़ी, जिस पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब 65 साल थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। हेलो फिनिक्स। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग सिर्फ दावेदार हैं, पर मेरे यकीन मानिए, आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप किसी फिनिक्स से कम भी नहीं हैं। प्लीज अपने लिए तालियां बजाएं। ये सुनकर आसिफ और आकाश ने जोर शोर से तालियां बजाई। ये देखकर निधि ने भी हल्के हाथों से तालियां बजाई, लेकिन जोरो चुपचाप बैठा रहा। वो बस गॉड फादर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था। उसने ऑब्जर्व करते हुए ये महसूस किया कि यहाँ और भी लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं। हमारे पास जो दावेदार हैं, उनमें से 2 अपने पिता की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। पहली दावेदार निधि रायजादा अपने पिता हंसराज रायजादा की जगह लेना चाहती हैं। तो वहीं दूसरे दावेदार आकाश रायजादा, जिसके पिता विनीत रायजादा 20 साल पहले फिनिक्स की दावेदारी हार गए थे। उसे जीतने के लिए उनका बेटा मौजूद है। वहीं जोरो योशिदा और आसिफ खान इस फिनिक्स की रेस में नए खिलाड़ी हैं, जो अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। सभी फिनिक्स के दावेदार ध्यान से सुन रहे थे। गॉडफादर का ऑरा ही ऐसा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सफेद दाढ़ी थी, जैसे कोई संत महात्मा हो। उसने अपनी बात जारी रखी। अब वक्त आ गया है कि हम इस खामोशी को अलविदा कहते हैं। आने वाले 90 दिनों में इस देश का कोई भी कानून तुम पर लागू नहीं होगा। पर याद रखना कि
किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। अगले 90 दिनों तक अंडरवर्ल्ड का हर एक आदमी तुम्हारा दुश्मन होगा। वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेंगे, और तुम्हें उन्हें हरा कर 90 दिनों तक सरवाइव करना है। और साथ ही 90% से भी ज्यादा अंडरवर्ल्ड गैंग को अपनी तरफ करना होगा। तब जाकर तुम में से कोई फीनिक्स बनेगा। इसके लिए तुम्हें उन्हें हराना पड़े, मारना पड़े, या पैसों से उनका मुंह बंद करना पड़े, और तुम्हें बाकी 2 फीनिक्स को भी अपनी तरफ करना होगा। तो क्या तुम में से कोई अपना वोट किसी और फीनिक्स को देना चाहता है? ये सुनकर सभी दावेदार ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भी अपनी सत्ता का सिंहासन छोड़ना नहीं चाहता था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गॉडफादर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि कोई अपना पद नहीं छोड़ने वाला। अब तो खून की नदियां बहेंगी। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। मर जाना, पर अपनी फिनिक्स की चेयर किसी को मत देना। तुम जैसे ही ग्रैंड होटल से निकलोगे, तुम्हारे 90 दिन शुरू हो जाएंगे। अभी से? हाँ, अभी से मौत का खेल शुरू होगा। पर तुम लोगों को फीनिक्स बनने के लिए एक और काम करना होगा। ये सुनकर सभी खामोश हो गए और उन सभी के जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उन्हें कौन सा काम करना होगा। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर ज़ोरो एकदम शांत था। वो कुछ और ही सोच रहा था। आखिर हमें क्या करना है गॉडफादर? ये तुम्हें मैं नहीं, खुद हंसराज बताएगा। ये सुनकर सभी सरप्राइज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हंसराज खुद ये बात कैसे बता सकता था। निधि भी पूरी तरह शॉक्ड थी। गॉडफादर ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। ज्यादा मत सोचो निधि। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले 2 टेप बनाई थी, जिसमें से एक टेप तुमने फिनिक्स के दावेदार वाले दिन देख ली है, और दूसरी टेप उन्होंने काउंसिल को भेजी थी, जो अब तुम्हारे सामने है। तभी गॉडफादर के ठीक पीछे एक बड़ा सा पर्दा ऑन हुआ। गॉडफादर कोने में जाकर खड़ा हो गया। सभी की नजरें स्क्रीन पर थी। तभी सबने हंसराज को देखा, जिसने खुद व्हाइट सूट पहना हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। हेलो फिनिक्स के दावेदारों, आज से तुम्हारे कठिनाई वाले 90 दिन शुरू होने जा रहे हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। निधि बेटा, कुछ भी हो जाए ज़ोरो का साथ मत छोड़ना। ज़ोरो के सिवा किसी पर भी भरोसा मत करना। निधि ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता की आवाज बहुत दिनों बाद सुनी थी। उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो फिनिक्स जरूर बनकर रहेगी, मगर अब वो ज़ोरो पर यकीन नहीं करना चाहती थी। आसिफ भैया, अब तो हर दिन बिरयानी पार्टी चल रही होगी। आकाश बेटा, रायज़ादा खानदान का नाम रोशन करना। चलो अब काम की बात बनाते हैं। फिनिक्स बनने के लिए तुम्हें 90 दिन तो सरवाइव करना ही है, और इसके साथ आप सभी को ब्लैक हॉर्स मिशन को भी पूरा करना होगा। जो दावेदार ब्लैक हॉर्स मिशन को पूरा करेगा, वही फिनिक्स बनेगा। चलो अब काम की बात पर आते हैं। फिनिक्स बनने के लिए तुम्हें 90 दिन तक तो सरवाइव करना ही है, और इसके साथ ही आप सभी को ब्लैक हॉर्स मिशन भी पूरा करना होगा। जो दावेदार ब्लैक हॉर्स मिशन को पूरा करेगा, वही फिनिक्स बनेगा। ये सुनकर सभी दावेदारों के होश उड़ गए, सिवाय निधि और ज़ोरो के। आकाश और आसिफ को ब्लैक हॉर्स के बारे में सब कुछ पता था, और ये भी पता था कि जिसने भी उस मिशन को अपने हाथों में लिया, वो रहस्यमय तरीके से मारा गया। आसिफ के तो पसीने छूट गए। वो जानता था कि ब्लैक हॉर्स असल में क्या है। वही निधि कंफ्यूज थी। उसे ब्लैक हॉर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं जानता हूँ निधि कि तुम ब्लैक हॉर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए आज मैं तुम सबको ब्लैक हॉर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। निधि के कान खड़े हो चुके थे। वो ब्लैक हॉर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसने अपनी नजर स्क्रीन पर गड़ाई। ब्लैक हॉर्स 3
साल से हम सभी माफियाओं के लिए सिर दर्द बना हुआ है। हमने जिन लोगों को भी इस ब्लैक हॉर्स को पूरा करने के लिए चुना, उनकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई या उन्हें गायब कर दिया गया। इसके पीछे किसका हाथ है यह आज तक नहीं पता चला। ब्लैक हॉर्स असल में 3000 टन सोना है जो दिल्ली सेंट्रल जेल के ठीक नीचे दबा हुआ है। ये सुनकर निधि पूरी तरह चौंक गई। वो सोच में पड़ गई कि 3000 टन सोना, और वो भी दिल्ली सेंट्रल जेल के ठीक नीचे। और इतना ज्यादा सोना आखिर वहां किसने छुपाया? जैसे निधि के मन की बात उसके पिता हंसराज को पता थी। 20 साल पहले सरकार ने एक घोटाला किया था जिसे यूनिकॉर्न स्कैम के नाम से जाना जाता है। वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। उस स्कैम की धनराशि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी, जो कि एक सरकारी आंकड़ा था। वास्तव में उससे भी ज्यादा करोड़ रुपए इस घोटाले में गायब हुए थे। उसमें रशियन माफिया भी शामिल था। वो उस धनराशि को देश से बाहर किसी भी तरह से ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन रुपयों को सोने में तब्दील किया। पर तभी स्कैम का खुलासा हो गया और सभी लोग पकड़े गए। रशियन माफिया ने अपने सोने को एक जगह दफन कर दिया, लेकिन जब वो लौटे तो वहां दिल्ली सेंट्रल जेल बन चुकी थी। उन्होंने खुद भी कोशिश की पर वहां सोना नहीं निकल पाया, इसीलिए ये काम हमें सौंपा गया, पर हम भी नाकाम रहे। जैसे उस सोने की कोई रक्षा कर रहा हो। रशिया में उसे शापित खजाना कहा जाता है। उसी सोने को उस जेल से बाहर निकालकर तुम्हें गॉडफादर के हवाले करना है। जो भी दावेदार उस सोने को बाहर निकाल लेगा वही अगला फिनिक्स होगा। ये सुनकर सभी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि फिनिक्स बनने के लिए हंसराज उन्हें ऐसी चुनौती देगा। जो काम रशियन माफिया और हंसराज न कर सके, वो काम उन्होंने दावेदारों को सौंपा था। खजाना ऐसी जगह छुपाया गया था जहां देश के मशहूर गुंडे रहा करते थे। अगर एक छोटी सी गलती की वजह से उस खजाने के बारे में कोई गुंडा जान लेता तो बड़ा हड़कंप मच सकता था। इसलिए जब हंसराज ने सभी माफिया को बताया तो उस काम के जोखिम को देखते हुए उसे कोई भी नहीं करना चाहता था। पर अब न चाहते हुए भी उन्हें ये काम करना होगा। तो सभी फिनिक्स के दावेदारों, बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि बेस्ट मैन विन। ये कहते ही स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। निधि की आंखों में एक नमी थी जो ज़ोरो देख चुका था। उसने अपना रुमाल निकाला और निधि की तरफ बढ़ा दिया। निधि ने ज़ोरो की तरफ देखा। उसी पल उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। जिस आदमी ने उसे ये आंसू दिए, जिसने उसके पिता को छीना, वही आदमी अब उसके आंसू पोंछ रहा था। वो बस गुस्से से देखे जा रही थी। वो चाहती थी कि वो ज़ोरो को इसी वक्त मार दे। ज़ोरो ने उसके मन की बात पढ़ ली। उसने निधि के हाथ में रुमाल पकड़ा दिया और मन ही मन सोचने लगा कि वो दोनों इतने करीब होकर भी कितने दूर हैं। तभी गॉडफादर पर फिर से स्पॉटलाइट पड़ी। तो तुम सभी को ब्लैक हॉर्स मिशन को पूरा करने के लिए एक एक मौका दिया जाएगा, इसलिए अपना अपना बेस्ट प्लान तैयार करो। फिर मैं तुम में से बताऊंगा कि कौन अपना प्लान पहले एग्जीक्यूट करेगा। सभी ने हामी भरी। हर कोई चाहता था कि उनके प्लान पर पहले वर्क किया जाए, पर अभी उन लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं था। जब तक अगला फिनिक्स नहीं चुन लिया जाता, तब तक इंडियन माफिया का सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। अब आप जा सकते हैं। सभी अपने चेयर से उठे और गॉडफादर के सामने सर झुकाकर बाहर की तरफ जाने लगे। तभी गॉडफादर ने ज़ोरो की ओर देखा। मिस्टर योशिदा। ज़ोरो ने मुड़कर देखा। गॉडफादर उसी की तरफ आ रहे थे। निधि भी रुक गई और उसने मुड़कर देखा। गॉडफादर को ज़ोरो के पास आता देख वो भी ज़ोरो के पास आकर खड़ी रह गई। गॉडफादर ने ज़ोरो के एकदम करीब आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ओनर ऑफ डेथ, निंजास कमांडर ज़ोरो योशिदा, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। हंसराज जी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते थे। ज़ोरो केवल मुस्कुराया और उसने गॉडफादर से हाथ मिलाया। हंसराज चाहता था कि अगले फिनिक्स तुम और निधि बनो, और हमारा काउंसिल भी यही चाहता है। तो यहाँ से निकलते वक्त अपना और निधि का ध्यान जरूर रखना। ज़ोरो उनका इशारा समझ चुका था। उसने गॉडफादर की तरफ हाँ में सर हिलाया। आसिफ के पैर तेजी से होटल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे।
तभी उसने अपना मोबाइल निकाला, कुछ नंबर डायल किया और उसे अपने कान पर लगाया। सब कुछ तैयार है। वेरा से कहना कि बदला लेने का वक्त आ गया है। निधि और जोरो बस निकल ही रहे और आकाश से मैं निपट लूंगा। आसिफ ने अपना मोबाइल रखा और मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां शेट्टी, बजाज और पटेल उसका इंतजार कर रहे थे। उसने हॉल के दूसरे कोने में देखा, जहां दाई, रयो और माया भी आकाश का इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर और सतनाम भी जोरो और निधि का इंतजार कर रहे थे। आसिफ को देख शेट्टी और बाकी सब उसके पास आए। आसिफ भाई, मीटिंग में क्या हुआ? ये सवाल बाकी के माफिया के दिमाग में भी था। सबकी नजर आसिफ के चेहरे पर ही थी। फिनिक्स बनने के लिए ब्लैक हॉर्स मिशन को भी पूरा करना होगा। क्या वो लोग पागल हो गए हैं क्या? जो काम हंसराज से नहीं हुआ, वो काम हम दावेदारों को देंगे। कुछ भी हो, अबे वो काम जरूर करना होगा। वैसे खामोशी का वक्त अब खत्म हो चुका है। सब अपने हथियार निकाल लो। जोरो और निधि भी प्रोफेसर चौधरी और सतनाम के पास आ गए। प्रोफेसर चौधरी ने जोरो के चेहरे पर टेंशन की लकीर देखी। क्या हुआ जोरो? पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे दुश्मन हमारे यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुन प्रोफेसर और सतनाम भी टेंशन में आ गए। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जोरो ने आसिफ की तरफ देखा, जिसकी नजर उस पर ही थी। उसने जोरो की तरफ एक स्माइल दी और जोरो सब कुछ समझ गया। आसिफ ने हमारी जन्नत की टिकट बुक कराई है। दूसरी तरफ ग्रैंड होटल से थोड़ी ही दूर बेला बेकर हथियारों और अपने आदमियों के साथ निधि का इंतजार कर रही थी। बेला बेकर अपने जर्मन माफिया के आदमियों के साथ निधि और जोरो का इंतजार कर रही थी। वो निधि से अपने पति अलेरिक बेकर की हत्या का बदला लेना चाहती थी। जब निधि और हंसराज ने अलेरिक बेकर की लाश जर्मन वापस भेजी, तब वहां के माफिया बॉस और अलेरिक के पिता थॉमस बेकर और उसकी पत्नी बेला बेकर ने निधि को मारने की कसम खा ली। जब आसिफ ने ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने के लिए जर्मनी का किया, तब वो बेला बेकर से मिला। बेला ने उससे इंडिया में ड्रग्स के बिजनेस के बदले निधि की हत्या करने के लिए मदद मांगी और आसिफ ने हामी भर दी। अब वो अपने आदमियों के साथ निधि को मारने के लिए पूरा रोड ब्लॉक किए बीचों बीच बैठी हुई थी। रैंडी, तैयार रहना। उनकी गाड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। आज हम निधि को जहन्नुम भेज कर ही रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हमने सारी तैयारी कर ली है। आज आपकी दुश्मन का आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड होटल से सभी फिनिक्स के दावेदार निकल चुके थे, सिर्फ आसिफ और उनकी गैंग को छोड़कर। शेट्टी, मैंने कुछ मंगवाया था, वो आ गया। आप कुछ मांगे और हम न दे, ऐसा कभी हुआ है क्या? आपकी नायाब चीज हमारी कार की डिक्की में है। चलिए। सभी शेट्टी की कार के पास चले गए और शेट्टी ने बोनट खोलकर उसमें से एक वुडन बॉक्स निकाला। उस वुडन बॉक्स पर एक अजगर बना हुआ था। आसिफ ने उसे खोला। उसमें एक लोहे का चमचमाता हुआ कोयता था। कोयता एक प्रकार का चाकू होता है, जिससे कसाई मांस काटता है। आसिफ कोयते को देखकर मुस्कुराया। शेट्टी समझ गया था कि उसका तोहफा आसिफ को पसंद आ गया। आसिफ ने कोयता अपने हाथ में लिया। कई दिन हो गए इंसान को काटे हुए। चलो आज आकाश और उसके पिता को काटकर कुत्तों को गिराते हैं। जोरो, निधि, सतनाम और प्रोफेसर चौधरी अपनी कार में सवार थे। निधि कुछ सोच रही थी, जबकि जोरो चारों ओर देख रहा था। आज कुछ अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बेचैनी की वजह क्या थी। एक भविष्यवाणी जैसा लग रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। तभी निधि ने खामोशी तोड़ी। ब्लैक हॉर्स मिशन पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। उस जेल में करीब 3000 कैदी हैं, और वो भी कोई आम कैदी नहीं है। उन्हें देश के खतरनाक गुंडों में गिना जाता है। उस जेल से सोना निकालना नामुमकिन है। हमें पहले जेल के अंदर जाकर देखना होगा कि सोना कहाँ रखा हुआ है, और फिर हमें एक प्लान बनाना होगा। सतनाम अंकल, हमें उस जेल का ब्लूप्रिंट और अंदर की सारी जानकारी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, हमने पहले से जेल की ब्लूप्रिंट और अंदर की सभी जानकारी हासिल कर ली है। कब?
जब मैंने रोनी की हत्या की थी तब मुझे सेंट्रल जेल भेजा गया था। मैंने उस समय जेल की हर चीज को अच्छी तरह से देख लिया था, पर सोने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। हंसराज ने मरने से पहले ही प्रोफेसर चौधरी और जोरो को ब्लैक हॉर्स के बारे में बता दिया था। तब जोरो ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे, पहला रोनी की हत्या और फिर दूसरा उसी जेल में जाना जहां 3000 किलो सोना रखा था। वहां उसने जेल की हर चीज को बारीकी से देखा था। सोना ठीक जेल की जमीन के नीचे छिपा हुआ था। जोरो जेल में इसलिए गया था ताकि वो जेल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके, पर 3000 किलो सोना 40 एकड़ में फैली उस जेल में कहाँ था किसी को नहीं पता। जोरो की बात सुनकर निधि के जख्म ताजा हो गए। उसकी आंखों के सामने सगाई वाली यादें ताजा हो गई जब जोरो ने रोनी को अपनी कटाना से काट दिया था। निधि का गुस्सा आसमान छू रहा था कि तभी सतनाम ने कार को जोर से ब्रेक मारा। अचानक ब्रेक लगने से सभी को एक झटका लगा। क्या हुआ अंकल? किसी ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। जोरो ने विंड स्क्रीन के सामने के रॉड को देखा। वहां बेला बेकर और उसके आदमी अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। उसने जो अंदाजा लगाया था वो सच साबित हुआ। तभी उनकी दूसरी और तीसरी कारों में जो बॉडीगार्ड थे वो कार से नीचे उतरे और बेला की तरफ जाने लगे। तो कुछ बॉडीगार्ड्स ने गन निकालकर बेला और उसके आदमियों पर तान दी। सतनाम ने जोरो और निधि की तरफ देखा। कुछ भी हो जाए निधि पुत्र, तुम कार से बाहर बताना, मैं अभी देख कर आता हूँ। चलिए, मैं भी आता हूँ। दोनों कार से बाहर आए। वही एक अजीब तरह की खामोशी थी जो उन्हें तूफान आने से पहले की खामोशी का आभास करवा रही थी। सतनाम ने अपनी गन निकाल ली, पर प्रोफेसर ने कोई गन नहीं निकाली। वो सामने के लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी जोरो भी कार से बाहर आया और वो प्रोफेसर के पास आ गया। सतनाम उसे बाहर देख गुस्से से तिलमिला उठा। सर, आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपको निधि मैडम के साथ रहना चाहिए। ये लोग हमला क्यों नहीं कर रहे? और ये लोग आखिर है कौन? आसिफ के आदमी तो नहीं लग रहे। प्रोफेसर ने बेला की तरफ देखा जिसके हाथ में एक पाइप गन थी। ये जर्मन माफिया है। वो थॉमस बेकर की बहू बेला बेकर है। वो अपने पति की मौत का बदला लेने आई है। पति की मौत का बदला? हाँ, वो एल्ड्रिक बेकर की बीवी है। जोरो समझ गया। उसने सुना था कि निधि ने गुस्से में किसी जर्मन आर्म्स डीलर को मार डाला था। साथ ही जोरो हैरान भी था कि वो गोलियां क्यों नहीं चला रहे थे। तभी सतनाम ने अपने एक आदमी को उन्हें रास्ते से हटाने के लिए भेजा। दो बॉडीगार्ड आगे बढ़े ही थे कि तभी बेला ने अपनी पाइप गन चला दी, जो असल में एक फायर गन थी। गन चलाते ही उसमें से आग निकली और दोनों बॉडीगार्ड आग में झुलसने लगे। तभी जर्मन माफिया ने फायरिंग शुरू कर दी। इधर से सतनाम और प्रोफेसर के आदमियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जोरो भी गोलियों से बचते हुए एक सेफ जगह आ गया और गन निकालकर फायरिंग करने लगा। उसकी कटाना कार के अंदर ही रह गई थी। जर्मन माफिया गोलियां बरसा रहे थे और बेला निधि की कार की तरफ बढ़ रही थी और जो भी बीच में आ रहा था उस पर आग बरसा रही थी। जोरो ने निशाना लगाते हुए अपना शूरिकेन फेंका और उसके सीने पर जा टकराया, और उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ आर्मर पहना हुआ था। प्रोफेसर और सतनाम जर्मन माफिया को टक्कर दे रहे थे। सतनाम ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था, इसलिए वो गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहा था। वही प्रोफेसर भी आराम से गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें मौत का डर ही ना हो। पर तभी उनके सामने रैंडी रॉकेट लॉन्चर लेकर आ गया और उसने फायर किया। प्रोफेसर ने तुरंत सतनाम को धक्का दिया और वो खुद भी जंप लगाते हुए सीधा कार के नीचे जा घुसा। तभी एक धमाका हुआ जिसके चलते एक गाड़ी 10 से 15 फीट हवा में उछल गई। वहीं जोरो का सारा ध्यान लड़ाई से हटकर निधि को बचाने में था, लेकिन तभी जोरो को कई जर्मन माफिया ने घेर लिया। वो मार्शल आर्ट्स और गन आर्ट्स का फ्यूजन करके अपने दुश्मन का सफाया कर रहा था। वही निधि अपनी कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब जोरो कार से बाहर आया था तब उसने कार को लॉक कर दिया था ताकि निधि सेफ रहे। वही बेला अब तक कार के पास पहुंच चुकी थी और वो सारी आग कार पर बरसा रही थी। आग करीब 1000 सेल्सियस से अधिक थी। कार का बोनेट पिघलना शुरू हो चुका था।
जोरो तुरंत निधि को बचाना चाहता था, लेकिन जर्मन माफिया उसके साथ फाइट कर रहे थे। निधि कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाजा बहुत गर्म हो चुका था। तभी आग कार की टंकी तक पहुंच गई और एक बड़ा सा धमाका हुआ। कार 10 से 12 फीट ऊपर उछल गई। ये देख सतनाम, प्रोफेसर और जोरो शॉक हो गए। निधि! निधि! आकाश, विनीत, दाइसुके, माया और रयो अपनी कार से घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी 3 से 4 ब्लैक बोलेरो उनके पीछे लग गई, जिसके अंदर आसिफ और उसके साथी हथियारों से लैस थे। तभी वहां पर निंजाज और समुराई से भरी हुई वैन दाई की कार के आगे पीछे चल रही थी। दाई कार के अंदर बैठे हुए आकाश से पूछ रहा था कि आखिर गॉडफादर की अंदर उन लोगों से क्या बात हुई थी। आकाश उसे सारी बातें बता रहा था। 3000 टन सोना। दाई का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में इतना बड़ा स्कैम हो सकता था। दाई उस सोने को खुद के लिए चुराने का सोच रहा था, पर रशियन माफिया के डर से उसने एक ही पल में ये ख्याल छोड़ दिया। तो तुम्हें फिनिक्स बनाने के लिए हमें वो 3000 टन सोना उस जेल से बाहर लाना होगा। चलो निकाल लाएंगे। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस जेल में विजय देसाई है। विजय देसाई? अब ये कौन है? हमारे राइवल टाइगर गैंग का सुप्रीम है। अगर उसे इस बारे में जरा सी भनक लग गई तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पर वो तुम्हारा राइवल क्यों है? हंसराज की वजह से वो हमारा राइवल बन गया। टाइगर गैंग ड्रग्स सिंडिकेट चलाती है और हंसराज को ड्रग्स माफिया से चिढ़ती। वो नशे के धंधे को भारत में नहीं लाना चाहता था। जब विजय ने इस ड्रग्स माफिया को पूरे भारत में लाना शुरू किया, तब हंसराज ने ही उसे जेल भिजवाया, लेकिन बाद में वही उसके गले का कांटा बन गया। विजय देसाई को बिना बताए उस सोने को बाहर लाना नामुमकिन है और उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। वैसे हंसराज उसूलों का पक्का था, वरना ड्रग्स कार्टेल का बिजनेस वर्ल्ड में $400 बिलियन का नेटवर्थ है। वैसे हम समुराई भी ड्रग्स के बिजनेस में नहीं उतरते, पर तुम लोगों की मदद से मैं ड्रग्स कार्टेल को भी भारत में लाऊंगा। वही दाई के ड्राइवर के हाथ से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलटने के बाद कुछ मिनट तक सड़क पर स्लिप होती रही और फिर थम गई। आसिफ ने अपनी कार रोकी और सभी लोग बाहर आए। उन सभी के हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें और कोयता था। वो सभी दाई की कार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी दाई की कार में से विनीत और आकाश दर्द से कराहते हुए बाहर निकले। साथ ही माया और रयो भी बाहर निकले। सभी को चोटें आई हुई थी। तभी उनकी नजर आसिफ और उसके आदमियों पर पड़ी, जो हथियार के साथ उनके सामने खड़े हुए थे और उन्हीं को देख रहे थे। माया और रयो को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी गन निकाल ली, मगर तभी उनके सिर पर किसी ने वार किया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तुम? उसकी आंखों के सामने उसी के कार का ड्राइवर खड़ा था। माया और रयो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे पता क्यों नहीं चला कि उन पर हमला होगा। शायद 2 बड़े धमाकों की वजह से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। माया वहीं बेहोश हो गई, मगर रयो को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो पलटा और उसने उस ड्राइवर को एक जोर का मुक्का मारा। तभी उसके हाथ से एक लोहे का पंजा निकला और ड्राइवर की आंखों को चीरते हुए वो पंजा अंदर तक धंस गया। जब उसने फिर से अपने हाथ को बाहर निकाला तो लोहे के पंजे में आंखों की पुतलियां चिपक गई थी। पूरा पंजा खून से सना हुआ था। रयो ने अपने हाथों को झटका, जिससे उसके पंजे से खून की कुछ बूंदें और आंख की पुतली नीचे गिर गई। रयो पुतली के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ा और विनीत और आकाश के आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे वो आसिफ को चुनौती दे रहा हो कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसका कोई भी साथी नहीं बचेगा। रयो के पास अभी उस पंजे और एक गन के अलावा कोई हथियार नहीं था। अब उसे खुद ही हथियार बनना था। देखो, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। तुम विनीत और आकाश को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को जाने देंगे। बात तो तुम्हारी सही है, पर हम निंजास बेईमानी नहीं करते। इन दोनों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पीछे नहीं हट सकता। आई एम सो सॉरी गाइस। आसिफ गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने आदमियों को
रयो पर हमला करने का इशारा किया और इशारा मिलते ही आसिफ के आदमी रयो की तरफ अपने हाथों में हथियार लिए भागे। रयो ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली तो उसकी आंखों के सामने उन सभी के बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स दिख रहे थे। उसे उनके दिल धड़कते हुए दिख रहे थे। ये देखकर रयो के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। एक आदमी जैसे ही रयो पर वार करने जा रहा था, रयो ने अपना लोहे का पंजा उसके दिल में उतार दिया और वो पंजा उस आदमी की हड्डियों को चीरता हुआ उसके दिल के अंदर तक उतर गया। वही रयो सभी के दिल पर निशाना लगाता हुआ गोलियां बरसा रहा था और गोलियां सीधा दिल को चीर कर निकल रही थी। गोलियां चलते ही आसिफ और उसके आदमी गोली से बचने के लिए कवर ढूंढने के लिए भागे। एक आदमी तेज भागकर गोलियां खाते हुए ही रयो के पास आ गया। तभी उसने धार वाले कोयते से गन के आगे वाले हिस्से को 2 भागों में काट दिया। ये देख शेट्टी और पटेल बाहर आ गए और फिर वो रयो की तरफ दौड़े। रयो ने उस बंदे के शरीर से अपना हाथ निकाल लेने की कोशिश की, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अटक चुका था। वो हाथ को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि शेट्टी ने जंप लगाकर एक बड़ी दराती को रयो की तरफ कर दिया। उसका निशाना रयो का सर था। तभी रयो ने शेट्टी को मारने के लिए उसके पेट पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन पटेल ने तभी उसका पैर पकड़ लिया, जिससे रयो का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा। अब शेट्टी के लिए रयो एक साफ टारगेट था, पर तभी रयो ने जिस बॉडी में अपना हाथ फंसाया था, उसने उसी बॉडी को शील्ड बनाते हुए आगे कर दिया और शेट्टी ने उस बॉडी का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले ही पल रयो का हाथ भी उस बॉडी से निकल गया। उसने अपने हाथ को शेट्टी के हथियार वाले हाथ के कंधे में घुसा दिया और उसके हाथ से उसी की दराती लेकर उसने पटेल के हाथ को शरीर से अलग कर दिया। रयो ने तभी पटेल के चेहरे को देखा, जो एक दिशा में देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपने कटे हुए हाथ की कोई परवाह नहीं थी। रयो के चेहरे पर कंफ्यूजन के बादल छा गए। तभी उसे याद आया कि उसके पीछे तो आकाश और विनीत थे, वो कहाँ गए? रयो का मन डर से कांप उठा। उसने तुरंत उस दिशा में देखा जिस दिशा में पटेल देख मुस्कुरा रहा था। उसने देखा कि आसिफ ने विनीत के गले पर एक कोयता लगा रखी थी, जबकि आकाश घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए आसिफ से अपने बाप की जान की भीख मांग रहा था। ये वहां कैसे पहुंच गया? एक मिनट, यानी शेट्टी और पटेल मुझे गुमराह कर रहे थे ताकि आसिफ विनीत और आकाश के पास पहुंच सके। ये सब उन लोगों की सोची समझी साजिश थी। रयो ने तुरंत शूरिकेन आसिफ की तरफ फेंकी, लेकिन शायद आज कुदरत भी आसिफ का ही साथ देते हुए नजर आ रही थी। आसिफ ने अपने आप को उसके वार से बचाया और फिर उसने विनीत की गर्दन पर कोयते से वार किया। खून की बौछार हुई, पूरा खून आकाश के चेहरे पर आ रहा था। वो अपने पिता की लाश को बस भूत बनकर देखे ही जा रहा था। उसने देखा कि आसिफ ने उसके पिता की लाश को टुकड़ों में काट दिया, जैसे एक कसाई मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। आकाश बस देखता ही जा रहा था। आसिफ ने विनीत की लाश को साइड में फेंका और फिर उसने आकाश को बालों से पकड़ा। फिनिक्स मिया, अब आपको जहन्नुम भेजने का समय आ गया है। आसिफ की आंखों के सामने दाई खड़ा था, जिसे देख वो चौंक गया। आसिफ को लगा था कि दाई कार में मर चुका था, मगर उसका अंदाजा गलत था। दरअसल जब कार पलट रही थी तब मौका पाकर दाई कार से नीचे कूद गया। उसने अपने आदमियों को फोन कर दिया था। दाई ने विनीत की लाश को देखा और चलकर रयो के पास आया, जबकि पटेल और शेट्टी आसिफ के पास पहुंच चुके थे। तभी माया ने भी रयो और दाई को ज्वाइन किया। वो अभी भी अपने सर पर हाथ घुमा रही थी। उसे होश आ चुका था। रयो ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पास की। वनीत रायजादा आसिफ के हाथों मारा जा चुका है और आकाश उनके कब्जे में है। ये सुनकर माया शॉक्ड हो गई। वो जानती थी कि आकाश को किसी भी हाल में बचाना ही होगा, वरना उनके हाथ से फिनिक्स की चेयर छीन ली जाएगी। तभी दाई ने सभी को कटाना दी। अब उनके हाथ में निंजास का सबसे खतरनाक हथियार था। अब उन्हें हराना नामुमकिन था। उन तीनों ने एक पोजीशन ली और फिर फुर्ती से आसिफ की तरफ बढ़े ही थे
कि बढ़ने के साथ उन्होंने देखा कि आसिफ ने उन लोगों की परवाह किए बिना अपना खंजर निकाला और उसे आकाश की आंख के निचले हिस्से में घुसाकर उसकी आंख की पुतलियां निकाल ली। आकाश दर्द से तड़प उठा। अगले ही पल वहां पर सभी को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर माया ने ऊपर की ओर देखा, जहां उसे हेलीकॉप्टर में बजाज बैठा हुआ नजर आया, जिसने कई सारे स्मोक बॉम्ब जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। वो बस जमीन से टकराते ही फूटे और चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लगा। दाई और माया ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली ताकि वो धुएं में भी फोकस कर सके और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। दाई भी इस कला में माहिर था। उसने भी वैसा ही किया। उसने देखा कि हेलीकॉप्टर बहुत ही नीचे आ चुका था। तभी शेट्टी और पटेल हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए आगे बढ़े। बजाज आसिफ को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठा रहा था। वो सब वहां से निकल रहे थे। ये देखकर दाई और माया उनकी तरफ भागे ही थे कि उनकी आंखें जलने लगी। वो समझ गए थे कि ये कोई आम गैस नहीं बल्कि टीयर गैस थी। उन्होंने तुरंत आंखें बंद की, मगर तब तक वो आगे बढ़ चुके थे और आकाश के पास आ गए थे, जो दर्द से तड़प रहा था। माया ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। वही हेलीकॉप्टर आसमान में जा चुका था। तभी बजाज ने अपना लाइटर निकाला और जलाया। ये देख दाई और रयो का दिल थम सा गया। वो जान गए थे कि जिसे वो स्मोक बॉम्ब या टीयर गैस समझ रहे थे, वो असल में फायर गैस थी। वो तुरंत ही वहां से भागे। माया भी आकाश को उठाकर दौड़ने लगी। तभी बजाज ने लाइटर उसकी तरफ जमीन पर फेंका। जैसे ही माया उस स्मोक के कांटेक्ट में आई तो उसे तुरंत ही आग ने अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ धू धू करके जलने लगा। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। आसिफ ने वो नजारा देखा। सबका खेल खत्म हो चुका था, पर वो गुस्से में था। बजाज, मुझे उस विनीत के पिल्ले को अपने हाथों से मारना था। अगर मैं नहीं आता तो तुम उन तीनों के सामने टिक नहीं पाते। वैसे भी अब वो लोग नहीं रहे, तो रिलैक्स। पर हमारे लिए एक बुरी खबर भी है। आसिफ चौंक गया। क्या? कहीं इस बुरी खबर का मतलब ये तो नहीं है कि बेला निधि और जोरो को नहीं मार पाई? बजाज ने हामी भरी। ये सारे विदेशियों से एक काम भी नहीं होता। बेला जिंदा है या मर गई? बेला बच गई है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा पहला ड्रग्स कार्टेल उसी की मदद से इंडिया आएगा। वो सब तो ठीक है, मगर हमें अभी के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अब हम 90 दिनों तक सबके सामने रहकर ये जंग नहीं जीत सकते आसिफ भाई। हाँ शेट्टी, अब हर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। हमें अब सारे काम अंडरग्राउंड होकर ही करने चाहिए। आसिफ भाई, आपके ध्यान में कोई जगह है? मेरे ध्यान में ऐसी एक जगह है, लिफ आइलैंड। लीफ आइलैंड? ये कहाँ पर है? गोवा से समुद्र में 150 किलोमीटर दूर है। मैंने गांजा उगाने के लिए ही वो पूरा आइलैंड खरीदा है। वही लिफ आइलैंड है। वहीं प्रोफेसर और सतनाम की कार एक हॉस्पिटल के बड़े से ग्राउंड में दाखिल हुई। जोरो निधि की ही गोद में बेहोश सोया पड़ा था। 4 घंटे बीत चुके थे, मगर अब तक उसे होश नहीं आया था। उसने अपने शरीर की सारी ताकत निधि को बचाने में लगा दी थी। निधि ने कार की विंडो से बाहर देखा। वो हॉस्पिटल असल में राजा महाराजा के जमाने की एक हवेली थी, जिसे रिनोवेशन करके हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था। उसने हॉस्पिटल का नाम पढ़ा यशोदा देवी मेंटल हॉस्पिटल। ये तो पागल खाना है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जोरो को अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। उसे अभी तक होश नहीं आया। ये हॉस्पिटल जोरो के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ये 90 दिन तक हमारा नया घर होगा। हम सभी को 90 दिनों तक सबसे छुपकर अंडरग्राउंड रहना होगा, वरना वो लोग हमें मारने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे भी मैं इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी में से एक हूँ, इसलिए हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। कार जैसे ही रुकी, निधि ने देखा कि कुछ डॉक्टर्स और नर्स स्ट्रेचर लिए खड़े थे। सतनाम और प्रोफेसर ने जोरो को स्ट्रेचर पर लिटाया और तुरंत डॉक्टर्स और नर्स उसे अंदर ले जाने लगे। वही प्रोफेसर ने निधि की तरफ देखा। निधि, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इनसे मिलो। ये है डॉक्टर इमरान, और ये इस मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है। दरअसल डॉक्टर इमरान एमडी और सर्जन है। इन्हें स्पेशली जोरो के ट्रीटमेंट के लिए ही यहाँ पर लाया गया है। ये जानकर निधि ने एक राहत भरी सांस ली, लेकिन अब भी उसकी टेंशन कम नहीं हुई थी। वो जानती थी कि जोरो ने जो कुछ भी किया वो उसी के प्यार में किया। एक पल के लिए तो उसका दिल भी जोरो को उस हालत में देखकर पिघल गया था, पर जोरो उसके पिता और मोहब्बत का कातिल था।
इसलिए वो चाहकर भी उससे प्यार नहीं कर सकती थी। निधि अपनी इसी कश्मकश के साथ हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहां पर दिमागी रूप से बीमार कई लोग घूमते हुए नजर आए। उसने इस बात पर भी गौर किया कि उसके और प्रोफेसर चौधरी के आदमी उससे पहले ही वहां आ चुके थे। तभी निधि की नजर हॉल में दीवार पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर गई, जिसमें एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। उस फोटो के नीचे कुछ लिखा था। निधि ने उसे पढ़ा, यशोदा देवी चौधरी। मैंने प्रोफेसर चौधरी की बहन के बारे में सुना था कि उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रोफेसर ने क्राइम की दुनिया को अलविदा कह दिया था। पर अब वो वापस इस दुनिया में क्यों आए? आखिर वो जोरो की मदद क्यों कर रहे हैं? ये सोचते हुए निधि उस कमरे की तरफ देख रही थी जिसमें जोरो का इलाज चल रहा था। तभी सतनाम निधि के पास आया। मैडम पुत्र, आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आज एक बात तो साफ हो गई कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर जोरो सर की कोई कमजोरी है तो वो आप है, और सबसे बड़ी ताकत भी आप है। निधि ने पलट कर सतनाम की तरफ देखा। सतनाम अंकल, जोरो को कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में उसे जिंदा रखो। उसकी जिंदगी और मौत पर सिर्फ मेरा हक है। जोरो को सिर्फ मैं मारूंगी। उधर दूसरी तरफ समंदर में हैंसो जहाज तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। मास्टर कैनन जहाज के डेक पर निरीक्षण कर रहे थे। तभी उसके पास मास्टर येन आया। आते ही मास्टर येन ने कैनन के सामने अदब से सर झुकाया। सर, हमारा जहाज सही वक्त पर इंडिया पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, हमारा जहाज बाकियों के जहाज से भी पहले इंडिया पहुंचना चाहिए। बाकी के जहाज? हाँ मास्टर येन, निंजास किंग रियो ने हमारे निंजास के 15 गांव में से सभी योद्धाओं को इंडिया बुलाया है। हमारे जहाज के अलावा और 7 जहाज भी इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर हमारे जापान के कारोबार का क्या होगा? मास्टर रियो ने जापान का सारा बिजनेस डैनी को सौंपा है। अच्छा, वैसे अगर हम 10 दिन और इस जहाज पर बिताने वाले हैं तो कुछ मनोरंजन का प्रोग्राम भी किया है या नहीं, ताकि हमारे निंजास जोश में बने रहें? सोच रहा हूँ जब ड्रैगन स्वॉर्ड को मुझे ही चुनना है तो क्यों ना उसके लिए एक छोटी सी युद्ध कला का ही टूर्नामेंट आयोजित कर लिया जाए। ये तो काफी अच्छी आइडिया है। मैं अभी हमारे लड़कों को बताता हूँ। अभी नहीं, पहले हमें पूरा ढांचा तैयार करना होगा। हमें एक बार टूर्नामेंट को पूरा ढांचा तैयार कर लें, उसके बाद अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो हम टूर्नामेंट का ढांचा तैयार कर लेते हैं। इतनी बात करने के बाद दोनों अपने केबिन की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों की बात डोनी नाम के निंजा ने सुननी थी। डोनी काई परिवार का सबसे छोटा बेटा था। काई परिवार जापान के प्रसिद्ध निंजास खानदानों में से एक था। वो बहुत खुश था कि ड्रैगन स्क्वाड के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था। ड्रैगन स्क्वाड निंजास में सबसे स्पेशल और वेल ट्रेन निंजास को कहा जाता था, जो एस रैंक्ड मिशंस करते थे। एस रैंक्ड मिशंस काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए ड्रैगन स्क्वाड को बनाया जाता था। पर डॉनी को हमेशा ई रैंक मिशन ही दिया जाता था, इसलिए उसके पास निंजास के हायर रैंक को अचीव करने का एक मौका था। वो ये बात सोच ही रहा था कि उसकी नजर इजुमी पर पड़ी, जो अपनी तलवार को धार दे रही थी। वो इजुमी के पास आया और उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। हाय इजुमी। इजुमी ने एक बार डॉनी को देखा और मुंह बनाकर फिर से तलवार को धार देने लगी। ये देख डॉनी को अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें हाय बोला इजुमी। जानती हूँ, पर मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे तो है, और शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पिता हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। जानती हूँ, पर वो मेरे पिता की मर्जी है, मेरी नहीं। वहीं कुछ दूर नियो निंजास के कामों में हाथ बटा रहा था। उसने अपने पूरे चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। जब उसने इजुमी को डॉनी के साथ देखा तो उसे जलन हुई और वो इजुमी के पास आकर रुक गया। वो दोनों की बातें सुनने लगा। अच्छा, यानी कि तुम आज भी उस श्रापित राजकुमार से मोहब्बत करती हो, उस फूजी क्लेन के नियो से, जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा मगर उन्हें बचा नहीं पाया। जो अपने पिता को नहीं बचा पाया वो तुम्हें कैसे हिफाजत से रख सकेगा? ये सुन नियो ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथ की सारी नसें उभर आई
वो अपने आप पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। और वैसे भी अब वो निंजा भी नहीं है और एक कुनाइची की शादी केवल शिनोबी से ही हो सकती है। तो तुम सोच लो। वैसे भी मैं जल्द ही ड्रैगन स्क्वाड का मेंबर बनने वाला हूँ। तुम और ड्रैगन स्क्वाड में? अच्छा मजाक है। तुम्हें पता है ना, ड्रैगन स्क्वाड में वही शामिल हो सकता है जिसने अपनी निंजा लाइफ में 5 से ज्यादा बार एस रैंक मिशंस सक्सेसफुली पूरे किए हैं। और तुमने तो आज तक ए रैंक मिशंस भी पूरे नहीं किए। तो तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ये सुनकर डॉनी गुस्से से लाल हो गया। उसने कसकर इजुमी का हाथ पकड़ लिया। तुम साइतो में बहुत अकड़ है ना। एक दिन मैं जरूर ड्रैगन स्क्वाड का मेंबर बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारा पति भी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी नियो ने देखा कि इजुमी के साथ डॉनी बदतमीजी कर रहा था। वो भागकर आया और डॉनी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नियो को अचानक अपने सामने देखकर इजुमी डर गई, पर उसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। तभी डॉनी गुस्से से उठा। ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं काई खानदान का इकलौता वारिस हूँ। कौन हो तुम? नियो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर उसके अंदर के प्रेमी ने उसे फंसा दिया था। वो जल्दी से कोई उपाय ढूंढने लगा। शिनोबी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इधर देखो। और ये तुमने दिन के उजाले में चेहरा क्यों ढक रखा है? वैसे भी तुम फिलहाल अपने भाइयों के बीच हो। अपना नकाब हटाओ। डोनी की बात सुनते ही नियो और बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसने इजुमी की तरफ देखा। वो जानता था कि उसके फंसने पर इजुमी उसकी कोई मदद नहीं करने वाली थी। डॉनी नियो की तरफ बढ़ा। वो उसका मास्क हटाने ही जा रहा था कि तभी इजुमी उन दोनों के बीच में आ गई, जिसे देख डॉनी हैरान रह गया। ऐसा भूल से भी मत करना। क्यों भला? क्योंकि ये शॉन परिवार से है। इतना सुनते ही डॉनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शॉन परिवार के बारे में सुन रखा था। ये परिवार निंजास के पुराने नियमों को मानने वाले और जासूसी के लिए मशहूर परिवारों में से एक थे। शॉन परिवार हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखते थे, जिससे उन्हें जासूसी करते वक्त कोई पकड़ ना सके। और अगर भूल से भी कोई उनका चेहरा देख ले तो उसकी मौत तय थी। वही अगर कोई शॉन परिवार के मेंबर का चेहरा देख लेता तो शॉन परिवार उसे त्याग देता। यही एक कारण था कि अपना चेहरा सामने आने पर ये लोग पहले सामने वाले को मारते थे और फिर खुद आत्महत्या कर लेते थे। वो हर वक्त गुस्से में रहते और बिना वजह किसी से बात भी नहीं करते थे। उनका खौफ निंजाज में बहुत ज्यादा था। वो कोई सुप्रीम निंजाज नहीं थे, फिर भी उनकी दहशत सुप्रीम निंजाज में भी थी। डोनी खुद को किस्मत वाला मान रहा था। उसने सर झुकाकर नियो से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप शॉन परिवार से हैं। वैसे आपका नाम क्या है? नियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी आसपास शोरगुल मचने लगा। सब भागे भागे जहाज की सीलिंग के पास आ गए और एक दो ने तो छलांग भी लगा दी। वो तीनों भी सीलिंग के पास आ गए। तभी डॉनी ने दूसरे निंजाज से पूछा, क्या हुआ? अरे कोई बच्चा समुद्र में डूब रहा था, हमारे निंजास ने उसे बचा लिया, उसे ऊपर ला रहे हैं। हल्ला होने की वजह से मास्टर केनन और मास्टर येन भी बाहर आ गए। तभी एक निंजा उस बच्चे को बचाकर लाया और उस डेक पर सुला दिया। उस बच्चे का चेहरा देखकर इजुमी और नियो शॉक्ड रह गए। यमातो? और यहाँ? उधर दूसरी तरफ जापान की टोक्यो सिटी की किंग्स होटल में अकीरा ठहरा हुआ था। वो फिलहाल किंग्स होटल के अंदर ही बने हुए पब में था। वो कब से माया को फोन करने की कोशिश कर रहा था, पर माया का फोन स्विच ऑफ था। उसे टेंशन हो रही थी कि तभी एक गंजा आदमी जो दिखने में जापानी था अकीरा के पास आया। बॉस आ गए, चलिए। ये सुनकर अकीरा ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। अकीरा ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसकी एक स्लीव्स खाली थी। गंजा आदमी एक स्पेशल बने रूम के डोर के सामने आ गया, जहां दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने उस गंजे और अकीरा को रोका। हमें बॉस ने बुलाया है और ये अकीरा ताकाशाई है। ये सुनकर दोनों ने अकीरा की तरफ चौंक कर देखा। तभी उनकी नजर अकीरा के खाली स्लीव्स पर पड़ी। उनकी आंखों में अकीरा के लिए एक तिरस्कार था, जिसे वो अच्छी तरह समझ सकता था।
लेकिन उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी। बॉडीगार्ड ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी। दोनों अंदर गए, जहां हर एक कोने में बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो असल में निंजाज थे। उनकी नजरों में अकीरा के लिए नफरत थी। रूम में एंटर होते ही अकीरा की नजर सब कुछ ऑब्जर्व करने लगी। उसने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा टेबल और एक बड़ी चेयर लगी हुई थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऑफिस हो। वहीं एक कोने में दो बड़े बड़े एल शेप के सोफे लगे थे और उस पर एक आदमी व्हाइट सूट में बैठा हुआ था। उसके आसपास कई लड़कियां बैठी थी। अकीरा को देख वो सोफे से उठा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। अबे साले, कैसा है तू? वो खुशी से अकीरा के गले लग गया। ये देख सारे निंजाज हैरान थे। बस ठीक हूँ, तू बता। बस बढ़िया। अपना तो सिर्फ एक ही काम है, निंजाज के बिजनेस को संभालना और आगे बढ़ना। अरे तू खड़ा क्यों है? चल आजा, बैठकर बात करते हैं। दोनों सोफे पर बैठे। डैनी ने इशारे से उन लड़कियों को बाहर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद उसने अपने एक बॉडीगार्ड को देखा। हमारे लिए 2 कोम्बुचा चाय लेकर आओ। डैनी का आदेश पाते ही वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। उस बॉडीगार्ड के साथ ही वो गंजा भी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। डैनी ने अकीरा के खाली स्लेब को देखा और एक आह भरी। उसकी आंखों के सामने सारा अतीत वापस आ गया, पर वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अकीरा को देखकर मुस्कुराया। सुना है तुम वापस निंजा बन चुके हो और निंजास कमांडर रहे हो, लैंग के काफी खास हो। सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी वो बॉडीगार्ड एक वेटर को लेकर वापस लौटा, जिसके हाथ में एक ट्रे थी। उसने सोफे के पास रखे टीपोई पर चाय रखी। वो वेटर मन ही मन ये सोच रहा था कि पब में लोग दारू पीने और नाचने कूदने आते हैं और ये लोग कहाँ कोम्बुचा चाय मंगवा रहे हैं। पर वो वेटर वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। वो वहां से चला गया। थैंक यू दोस्त, पर मैं यहाँ एक काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। सारे हरामी, इतने सालों बाद मिलने आया तो भी काम से। चल बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे माया ने भेजा है। निंजास के बिजनेस में कुछ बड़ी गड़बड़ी हो रही है। पहली बार हमारा माल टोक्यो के डॉकयार्ड से पकड़ा गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे सीक्रेट अड्डों की जानकारी कौन लीक कर रहा है। केवल डॉकयार्ड ही नहीं, हमारे अभी तक 20 से भी ज्यादा अड्डों पर पुलिस रेड कर चुकी है। मुझे तो लगता है कि ज़ोरो ने निंजास की दुनिया छोड़ते वक्त हमारे ठिकानों का पता पुलिस को दे दिया है। ये काम ज़ोरो का नहीं है, मुझे पता है इन सब के पीछे कौन है। कौन? दाइसुके नाकामुरा। ये नाम सुनकर डैनी शॉक्ड रह गया। समुराई कमांडर दाइसुके? ये हरगिज नहीं हो सकता। समुराई तो अब हमारे दोस्त है ना? सांप और नेवले कभी दोस्त नहीं हो सकते, दोनों हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। दाइसुके हमेशा से निंजास को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने रयो से हाथ मिलाया। वही हमारे खुफिया अड्डों और हमारे आदमियों को खत्म कर रहा है। हरामजादे समुराई, जब दाई हमारे आदमियों को मार रहा था तब मुझे लगा था कि वो ज़ोरो को ढूंढने के लिए सब कर रहा है, लेकिन मैं गलत था। क्या ये बात मालिक रयो को पता है? नहीं, मुझे और माया को ही ये बात पता है। जब तक हमें दाई के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम मालिक को कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, बताओ क्या करना है। अकीरा अपना प्लान डैनी को बताने लगा, मगर उन्हें नहीं पता था कि चाय की ट्रे के नीचे एक मिनी माइक्रोफोन लगा हुआ था, जिससे उनकी सारी बातें वो वेटर सुन रहा था। वो दाई का आदमी था। वो जल्दी से किंग्स होटल से निकला और अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने लगा। साथ ही उसने टैक्सी रोकने के लिए हाथ से इशारा किया। वो जिसे फोन कर रहा था उसका नंबर नहीं लगा। टैक्सी! वो इरिटेट हो रहा था। उसने फिर से नंबर डायल किया। इस बार रिंग जा रही थी। तभी एक टैक्सी आकर रुक गई। वो बैठने ही जा रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे उस वेटर ने मुड़कर देखा तो एक खंजर से उसके गले पर लाइन खींच गई। उसने देखा कि अकीरा के हाथ में वो खंजर था। उसके साथ डैनी भी वहां खड़ा था। अकीरा ने अपने खंजर को मुंह से पकड़ा और उस वेटर के हाथ से मोबाइल लेकर कॉल कट कर दिया।
स्क्रीन पर दाइसुके का नाम फ्लैश हो रहा था। इधर दूसरी तरफ भारत में रात के करीब 2 बजे एक कार सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर अंजलि बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें थी। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। वो बार बार साइड मिरर से पीछे की तरफ देख रही थी कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ मिनटों बाद उसकी कार सीधा एक पुराने 80 के दशक के एक कारखाने के गेट में एंटर हुई। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। बस पहुंच ही चुकी हूँ, गेट पर ही हूँ। अंजलि ने अपनी कार रोकी और बाहर निकलने के साथ ही कार से एक बैग भी बाहर निकाला। उसके कदम फुर्ती से कारखाने की तरफ बढ़ रहे थे। जितना वो कारखाना बाहर से पुराना दिख रहा था, उतना ही अंदर से आलीशान था। वहां कोने कोने पर बॉडीगार्ड्स तैनात थे। अंजलि एक रूम में एंटर हुई जहां सोफे पर माया, दाई और रयो बैठे हुए थे। उसके हाथों और पैरों में मामूली सी चोटें आई हुई थी। जैसे ही माया की नजर अंजलि पर पड़ी, वो उठ खड़ी हुई और उसके पास आ गई। थैंक गॉड तुम आ गई। माया ने उसके हाथ से बैग ले लिया और पास ही बने एक कमरे में चली गई। अंदर जाकर उसने तुरंत उस बैग को ओपन किया और उसमें से सारी दवाइयां डॉक्टर को देने लगी। अंजलि ये सब एक कांच के थ्रू देख रही थी। उस कमरे में एक बेड लगा हुआ था जिस पर एक मरीज सोया था। उसे खून की बोतल चढ़ाई जा रही थी। वो बच तो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, उसका आधा चेहरा जल चुका है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कमरे में एक बेड लगा हुआ था जिस पर एक मरीज सोया था। उसे खून की बोतल चढ़ाई जा रही थी। उस बेड पर और कोई नहीं बल्कि आकाश था। उसका आधा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। उसके हाथ की मुट्ठी में वही कोयता था जिससे आसिफ ने उसकी आंख निकाली थी। डॉक्टर और बाकियों ने कई कोशिशें की मगर उसके हाथ से कोयता निकाल नहीं पाए। तभी आकाश ने उस कोयता को और जोर से पकड़ लिया। बजाज ने अपना हेलीकॉप्टर लीफ आइलैंड के हेलीपैड पर उतारा। वो आइलैंड आसिफ का अपना पर्सनल आइलैंड था जिसे उसने बहुत ही हाईटेक तरीके से कॉलोनाइज किया था। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आसमान से ही शेट्टी, बजाज और पटेल ने जब आइलैंड को देखा तो बस देखते ही रह गए। आसिफ ने वहां पर एक आलीशान बंगला और बेस बनाया था। वो जानता था कि उन्हें फिनिक्स की लड़ाई के वक्त अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, इसलिए उसने पहले से ही ये सारी तैयारियां कर ली थी। जब वो सभी हेलीपैड पर उतरे तो उन्होंने देखा कि उन सभी के परिवार पहले से ही वहां पर मौजूद थे। वहां सभी के चेहरे पर एक सवाल था। उन्होंने आसिफ की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने पहले इन सभी को हिफाजत से यहाँ पर बुला लिया था। सबसे पहले वो सभी हमारे परिवार वालों को ही टारगेट करेंगे। वाह से भाई, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। हमारे परिवार को देखकर हमारे सारे दर्द गायब हो चुके हैं। पटेल का परिवार पटेल के एक हाथ को गायब देखकर शॉक था। वहीं शेट्टी भी घायल था। दोनों को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। वहीं आसिफ ने अपनी बीवी को खाना बनाने के लिए कह दिया था। बजाज भी अपनी फैमिली के साथ जा ही रहा था कि आसिफ ने उसे रोका। बजाज ने अपनी फैमिली को जाने के लिए कहा और आसिफ के पास आया। हाँ बोलो आसिफ भाई, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों लैब की तरफ चल दिए जहां कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर कुछ बना रहे थे। बजाज ने देखा कि वहां पर हर तरफ बड़े बड़े व्हाइट पाउडर के पाउच थे। वो तुरंत ही समझ गया कि इनमें कोकीन है। आसिफ ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। हाँ तुम सही समझ रहे हो, ये कोकीन है। जो ड्रग्स अलग अलग देशों में मशहूर है, हम उसे यहाँ पर बनाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। हम अब इंडियन रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर्स में कमाने वाले हैं। ये सुन बजाज खुश हो गया। वो सभी ड्रग्स को देख रहा था। उसने एक पुड़िया उठाकर जेब में रख ली। आसिफ ने ये देख लिया था। उसने मुंह बनाया और फिर 5 से 6 पैकेट उठाकर उसके शर्ट की जेब में ठूसने लगा। ले मजे कर मेरे भाई, पर हाँ, पर ये सेहत के लिए खतरनाक है। इतना कहते हुए आसिफ के मुंह से हंसी छूट गई और फिर उसके साथ साथ बजाज भी हंसने लगा। अभी मुझे तुम्हें एक और चीज दिखानी है, चलो मेरे साथ। आसिफ और बजाज लिफ्ट में गए जो बेसमेंट में जा रही थी। जब लिफ्ट खुली तो सामने जो नजारा था उसे देख बजाज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी नजर जहां तक जा रही थी
वहां तक 7 फीट लंबे गांजे के पौधे लगे हुए थे। बजाज ने हैरानी से आसिफ को देखा। क्या क्या पूरे देश को नशेड़ी बनाना है? बेशक, जितने ज्यादा नशेड़ी होंगे हम उतना ज्यादा कमाएंगे। अरे मैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी इसकी लत लगवाने वाला हूँ। अरे मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनियों से भी बात कर ली है। हम मिल्क पाउडर में भी कोकीन मिलाकर बेचेंगे। उन सभी को इसकी लत लगवाएंगे। एक बार मैं फिनिक्स बन गया, फिर पूरा देश नशे में झूमेगा और इसमें हमारी मदद बेरा बेकर करेगी। इधर दिल्ली के उस हॉस्पिटल में जोरो को अभी भी होश नहीं आया था। निधि सारा दिन उसी के बेड के पास बैठी रहती थी, जबकि सतनाम और प्रोफेसर हॉस्पिटल को ही अपना बेस बनाने के काम में जुटे हुए थे। सारे काम वो दोनों देख रहे थे। डॉक्टर ने जोरो की कंडीशन के बारे में निधि को बताया। जोरो ने फाइट के दौरान अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसके अंदरूनी मसल्स फट चुके हैं। ऊपर से जो चाकू उसकी बॉडी पर लगा था वो पॉइजनस था, जिससे जोरो के दिल के चारों तरफ जहर फैल चुका है। अगर प्रोफेसर चौधरी हमें एंटीडोट ना लाकर देते तो हम जोरो को कभी भी बचा नहीं पाते। बड़ी ही हैरानी की बात है कि जोरो के शरीर में जहर होने के बावजूद वो अपने सुप्रीम लेवल पर बॉडी को लाकर लड़ रहा था। अगर वो उसी फॉर्म में दूसरी बार गया तो उसकी दिल की नसें भी फट सकती है, जिससे उसकी मौत तय है। निधि ने जोरो के सीने पर हाथ रखा और उसकी धड़कन चेक करने लगी। उसका दिल धड़क रहा था। निधि उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। वो जोरो से बेइंतहा नफरत करती थी, पर न जाने क्यों उसे इस हाल में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आंसुओं को देख खुद से नाराज होने लगी। अचानक ही उसने अपनी गन निकाली और जोरो पर तान दी। क्या हुआ? रुक क्यों गई? मार दो इसे। ये तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे पिता का हत्यारा है। मार दो इसे निधि, मार दो। निधि चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी और उसकी वजह थी जोरो का वो रूप जो उसने आज देखा था। उसे बचाने के लिए जोरो सारी हदों को पार कर गया था। वहीं उस कमरे के बाहर से प्रोफेसर चौधरी और सतनाम ये देख रहे थे। सतनाम निधि को रोकने जा ही रहा था कि प्रोफेसर ने उसे रोका। वो देखना चाहता था कि निधि क्या करती है। रुक क्यों गई? चलाओ गोली और खत्म कर दो ये किस्सा। ले लो अपने पिता की मौत का बदला। कहीं तुम जोरो से प्यार तो नहीं करने लगी? नहीं, मैं जोरो से प्यार नहीं करती। यानी कि तुम जोरो से प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। खुद के सवाल का खुद ही जवाब देते हुए निधि के मुंह से हंसी छूट गई, मगर अब भी उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। निधि, तुम उसे कभी भी नहीं मार पाओगी। नहीं, कभी भी नहीं मार पाओगी। तुम जोरो से प्यार करने लगी हो। नहीं, मैं जोरो से प्यार नहीं करती। मैं उसे मारूंगी, पर अभी नहीं, फीनिक्स बनने के बाद। लेकिन मारूंगी जरूर। खुद को जवाब देते हुए निधि ने गुस्से से जमीन पर ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर सभी डॉक्टर्स, नर्स, सतनाम और प्रोफेसर चौधरी उस रूम में आ गए। उन सभी को नजरअंदाज करते हुए निधि गुस्से से बाहर जा ही रही थी कि तभी प्रोफेसर ने जोरो की बॉडी में हलचल देखी। जोरो! निधि रुक गई। डॉक्टर्स ने जोरो का चेकअप शुरू कर दिया। जोरो को होश आ गया था। वो चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखें निधि को ढूंढ रही थी। तभी उसने निधि को देखा। उसकी नजर निधि के हाथों में मौजूद गन पर गई। ये देख जोरो ने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर डॉक्टर्स उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। पर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो बस निधि को ही देख रहा था। तभी निधि का ध्यान अपनी गन पर गया। वो समझ गई कि जोरो हाइपर क्यों हो रहा था। उसने तुरंत अपनी गन छुपाई और दौड़कर जोरो के पास आ गई। डॉक्टर, आप हट जाइए, मैं हैंडल करती हूँ। मैम डोंट वरी, हम हैंडल कर लेंगे। हम अभी इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे ताकि वो रिलैक्स हो जाए। उन्हें इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें रिलैक्स कर लूंगी। आप घबराइए मत। वो बस लंबी नींद के बाद उठे हैं, इसलिए स्ट्रेस आउट हो गए हैं। नर्स, इंजेक्शन लाओ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता?
निधि के चिल्लाने से सब डर गए। तभी प्रोफेसर को बीच में आना पड़ा। उसने डॉक्टर को समझाया और उसे लेकर पीछे हट गया। तभी निधि जोरो के पास आई और उसने जोरो के दोनों गाल पर हाथ रखा। रिलैक्स जोरो, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। लड़ाई कब की खत्म हो चुकी है, मैं सेफ हूँ। गन? वो बस मैं गन चेक कर रही थी। अब तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वरना तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे। प्रोफेसर चौधरी और सतनाम निधि को देख रहे थे। कुछ पल पहले वो जोरो को मारना चाहती थी, लेकिन अब वो सबसे लड़ झगड़ कर जोरो को शांत कर रही थी। वो अपने जानी दुश्मन से मोहब्बत कर बैठी थी। जोरो को होश आ गया था। वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। निधि की वजह से अब वो इत्मीनान से बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन अभी भी जोरो बेड से उतरने के लायक नहीं था। प्रोफेसर चौधरी और सतनाम भी जोरो को होश में देखकर उनके पास आ गए। किसी को चोट तो नहीं आई? ये सुन सतनाम हैरान रह गया। उसने जोरो को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सारे शरीर पर पट्टियां लगी थी। सब ठीक है पुत्र, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। ये सुन सब हंसने लगे। तभी निधि भी मुस्कुरा दी। जोरो सतनाम का मतलब समझ चुका था। जोरो ने नाराजगी से सतनाम को घूर कर देखा और अगले ही पल सबने हंसना बंद कर दिया। हम पर हमला आसिफ के गैंग ने करवाया था। उसी ने बेला बेकर से हाथ मिलाया था। यानी मेरा शक सही था। आसिफ ने ही हमें खत्म करने का प्लान बनाया था। पर अगर उसने खुद ना आकर किसी और को हमें मारने का काम सौंपा था, तो जरूर वो खुद आकाश को मारने गया होगा। हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। आकाश और दाई पर भी हमला हुआ है। इतना कहने के बाद उन्होंने अफसोस भरी नजरों से निधि की तरफ देखा और फिर मायूसी के साथ कहा, आसिफ ने निधि के चाचा को भी मार डाला। यह सुनकर निधि शौक के मारे खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके चाचा उसे फिनिक्स के रास्ते से हटाना चाहते थे। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर वो सबके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उठकर वहां से बाहर चली गई। जोरो भी उसके पीछे जाना चाहता था। तभी प्रोफेसर ने उसे ऐसा करने से रोका। उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। उसे आगे और बड़ी तकलीफें झेलनी है, इसीलिए उसे अभी से तैयार होना होगा। इस बात से सहमत होकर जोरो ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और अगले ही पल उसने प्रोफेसर के चेहरे पर गौर किया। उन्हें देखकर जोरो को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और भी बताना चाहते थे, मगर झिझक रहे थे। तब जोरो ने उनसे सीधा पूछा, बाकी सभी का क्या हुआ? सुना है कि आकाश भी मारा जा चुका है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। इसके अलावा दाई, माया और रियो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इसका मतलब या तो आकाश बुरी तरह से घायल हो गया है या फिर वो मारा गया होगा। लेकिन अगर आकाश जिंदा होगा तो लोग उसे बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि उसका जिंदा रहना उनके लिए जरूरी है, वरना वो लोग फिनिक्स की रेस से बाहर हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना, हमारे कंपेटिटर कम हो जाएंगे और हमें सिर्फ आसिफ और उनसे ही लड़ना होगा। तभी सतनाम आगे आया और उसने जोरो की तरफ देखा। ऐसा नहीं होगा। फिनिक्स के रूल के मुताबिक अगर कोई फिनिक्स का दावेदार दूसरे फिनिक्स के दावेदार को मार देता है, तो उसे हक मिल जाता है कि वो कोई अपने आदमी को उस दूसरे फिनिक्स के दावेदार की जगह दे दे। इससे वोटिंग में भी उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आकाश सच में मर गया है, तो आसिफ उसके दोस्त आनंद बजाज को दूसरा फिनिक्स का दावेदार बनाएगा। ये साली फिनिक्स के रूल की किताब एक बार पढ़नी पड़ेगी। क्या नए नए रूल सामने आ रहे हैं। वैसे फिनिक्स की किताब लिखी किसने? हंसराज जी और उसके बेस्ट फ्रेंड हारुतो ने मिलकर फिनिक्स के रूल बनाए थे। हम टॉपिक से भटक रहे हैं। अभी हर कोई अंडरग्राउंड है, इसलिए हमें उन्हें ढूंढने के लिए कोई विक्रम चलाना होगा। आसिफ की अगली चाल क्या होगी वो हमें सोचना होगा। शायद वो अब छोटे छोटे डॉन और स्टेट माफिया को अपने साइड करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी ताकत और वोट ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हाँ,
ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जर्मन माफिया ने आसिफ से हाथ क्यों मिलाया होगा। जर्मन माफिया इतना पावरफुल तो है कि वो हमसे अकेले लोहा ले सकता है। उन्हें आसिफ की जरूरत नहीं है। यकीनन जर्मन माफिया आसिफ से कुछ तो चाहती है। सतनाम और प्रोफेसर जोरो की बात से सहमत थे। फिनिक्स का खेल शतरंज का खेल बन चुका था और कोई खुद को राजा मानकर अपनी चाल चल रहा था, पर अंत में तो कोई एक ही राजा बनने वाला था। जोरो आसपास देख ही रहा था कि अचानक उसने प्रोफेसर के सामने देखा। प्रोफेसर अंकल, हम कहाँ पर हैं? प्रोफेसर को जिस बात का डर था वही हुआ, पर वो खामोश रहा। उसने जोरो को जवाब नहीं दिया। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ प्रोफेसर अंकल, जवाब दीजिए। यशोदा देवी असाइलम। ये सुनकर उसने अपना माथा पकड़ लिया। सतनाम कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने जोरो का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। जोरो के चेहरे पर टेंशन की लकीरें थी और वो गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। आपको हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जानता हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम जिस हालत में थे उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। हमें यहाँ भूल कर भी नहीं आना चाहिए था। निधि की सिक्योरिटी बढ़ा दो, और हाँ, निधि को अकेला मत छोड़ना। प्रोफेसर चौधरी पहले थोड़ा कंफ्यूज थे, पर बाद में वो सब समझ गए। माया और अंजलि आकाश के बेड के पास बैठे थे। डॉक्टर ने आकाश को बचा लिया था, पर उसके लिए आने वाले 48 घंटे काफी क्रिटिकल थे, इसलिए उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी थी। मैंने सुना है कि आकाश ये कोयता छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे इस कोयते की क्या कहानी है? इस हथियार से आसिफ ने आकाश के पिता की जान ली थी और उसकी एक आंख निकाल ली थी। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी हार्ट और बीपी मशीन आवाज करने लगी। माया ने देखा कि मशीन में हार्ट रेट 145 से 155 शो हो रहा था और ब्लड प्रेशर भी 230 के आसपास पहुंच चुका था। सभी डॉक्टर्स रयो और दाई भी रूम में आ गए। माया ने देखा कि मशीन में हार्ट रेट 145 से 155 शो हो रहा था और ब्लड प्रेशर भी 230 के आसपास पहुंच चुका था। सभी डॉक्टर्स रयो और दाई भी रूम में आ गए। तभी अचानक आकाश बेड से उठ गया। उस रूम के सभी लोग डर गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आकाश भूत ही लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थी। वो फिलहाल इजिप्टियन मम्मी लग रहा था। वो अपने चेहरे पर हाथ घुमा रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, पर शायद पट्टियों की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया। उसे अपनी पट्टियों में से बाहर हल्का हल्का दिख रहा था। वो अपनी बेड से नीचे उतरा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। तभी उसने डॉक्टर को हाथ से चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। इसी पल उसके शरीर से चिपके हुए तार खींचे और वो रुक गया। उसने सारे तार को अपने शरीर से अलग किया और फिर से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अंदर जाने के बाद आकाश वहां लगे मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसे अपने पूरे चेहरे पर लगी पट्टियों की वजह से सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसने अपनी पट्टियां निकालना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक वो रुक गया। क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना चेहरा देख सकूं? नहीं। वो एक उलझन में था। तभी उसे अपनी आंखों के सामने वो खौफनाक मनहूस मंजर याद आया, जब आसिफ ने उसके पिता की हत्या की थी और उसकी आंखें भी निकाल ली थी। वो सब कुछ याद आते ही उसके मन में चल रही उलझन हट गई। वो अपने चेहरे पर से पट्टियां हटाने लगा। जब उसने अपनी सारी पट्टियां निकाल दी तो उसे उसका चेहरा नजर आया। अपने चेहरे को देखकर उसकी चीख निकल गई। नहीं! अगले ही पल उसने मिरर पर हाथ दे मारा, जिससे मिरर टूट गया। सब जानते थे कि इस वक्त आकाश को कैसा महसूस हो रहा था, पर कोई उसके पास नहीं गया क्योंकि ये उसकी लड़ाई थी। इसके बाद आकाश धीरे धीरे कदमों के साथ बाथरूम से वापस बाहर आया। उस वक्त उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह नंगा था। उसे इस हालत में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे किसी भी बात की ना तो कोई परवाह थी और ना ही कोई शर्म। जैसे ही अंजलि ने उसे देखा तो उसकी चीख निकल गई।
उसका आधा चेहरा जल चुका था। उसने अपने सिर के बाल काट लिए थे। वो पूरा गंजा था। उसकी एक आंख नहीं थी, उसकी जगह बस एक पत्थर की आंख थी। वो पूरी तरह एक शैतान लग रहा था। तभी दाई आगे बढ़ा। उसके हाथ में कुछ था, ऐसा कुछ जो आकाश की जिंदगी को एक नया मकसद देने वाला था। वो चीज दाई ने आकाश के हाथ में थमा दी। वो कुछ और नहीं बल्कि आसिफ का वही कोयता था जिसने उसकी ये हालत की थी। लेकिन अब ये कोयता उसे उसका बदला लेने के लिए इंस्पायर कर रहा था। आसिफ ने आकाश के अंदर के शैतान को जगा दिया था।